मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में लगातार उन्होंने सभाएं भी की और प्रवासी राजस्थानियों से मुलाकात भी की, बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की और साथ ही यहाँ जो बंगाली है उन्हें भी किस तरह से पश्चिम बंगाल भेजा जाए, कई ऐसी तैयारियां की गई थी जिसमें भी अहम भूमिका थी, जिक्र उन्होंने किया, सभी को बधाई भी दी इस जीत को लेकर। बहरहाल एक बड़ी जीत है, प्रचंड जीत है, संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, सबको धन्यवाद, सबको नमन किया, पांचों राज्यों की जनता के लिए। और चलिए इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान है, स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उनसे रूबरू करा दूं। मनीष पारिक जी हमारे साथ चर्चा में शामिल है, बीजेपी से हैं, स्वागत है मनीष जी। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हमारे साथ है, कांग्रेस से, बहुत स्वागत है स्वर्णिम जी आपका। राजनीतिक विश्लेषक सुभाष शर्मा जी भी मौजूद है, बहुत स्वागत है सुभाष जी आपका। और साथ ही विषय विशेषज्ञ एकलव सिंह जी भी चर्चा में मौजूद है, स्वागत है एकलव जी आपका भी। और मैं शुरुआत करना चाहूंगी मनीष पारिक जी आपसे ही, क्योंकि एक पूरे दिन जिस तरह से एक वोटों की कह सकते हैं आंधी के तौर पर चला बीजेपी के फेवर में, जिसे खासतौर से पश्चिम बंगाल की बात की जाए, लगातार हम चर्चा कर रहे क्या है, लेकिन अब क्योंकि परिणाम सामने है और क्या विजन लेकर चलना है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधन के दौरान किया, लेकिन अब आगे क्या प्राथमिकता में है बीजेपी के इन तीन राज्यों ने, इन पांचों राज्यों के लिहाज से बात करें तो? माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बंगाल के विकास में जान लगा देंगे और जो असम में है वो तीसरी बार मैंडेट मिला है, वो उसके लिए भी काम करना है। आपने देखा किस कदर से पूर्वोत्तर राज्यों में रेल नेटवर्क बनाया है, किस कदर से उसको चमन करने की बात की है, इसीलिए लगातार तीसरी बार सरकार बनी। बंगाल में जो उत्पीड़न है, कुछ उसको बोलते हैं वो वहाँ पर संतरास, उस संतरास के डर से लोगों ने वोटिंग पूरा नहीं किया था, लेकिन अभी इस बार पूरी तरह से कामयाब हुए, इसलिए कि भरोसा मिला कि वो जो बात है वो इस सरकार में है, माननीय मोदी जी के साथ विकास है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ अगर बंगाल में नहीं मिल रहा है तो लोगों को लगा कि ये मिलना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है, देश के प्रधानमंत्री तो माननीय प्रधानमंत्री जी तो कह ही रहे हैं, ये जो अंग बंग और कलिंग, आपने देखा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सीधा सीधा उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया कि वो पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो उस राष्ट्रवादी दल के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ये शपथ ली है कि यहाँ पर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो जनता की आत्मा है, जहाँ राम का मंदिर आत्मा है तो 370 हटाना काम है, तो वहाँ पर अगर 3 तलाक हटाना काम है, जो जनता की इच्छा है वो की। और उन्होंने एक बात और कही, आप देखिए कि जीत के जश्न में भी जो पीड़ा है वो महिलाओं के पिछड़ेपन होने के कारण से, बात ये कि उस बिल को पिछड़ा दिया, उस बिल को सपोर्ट नहीं किया उन पार्टियों ने, तो इस महिलाओं ने सबक सिखाया है। आज भी वो एक मोटिवेटर हैं, आज भी वो प्रधानमंत्री हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा है कि जिन लोगों ने महिलाओं को तरक्की रोक दी है, उनको अगर महिला बिल मिलना चाहिए था, उनको आरक्षण मिलना चाहिए था, उसमें जो बाधा बने उन पर उनका प्रहार था। उन्होंने कहा हार जीत चलती रहती है, ये बात भी सही है, लेकिन हार में भी विचलित नहीं है, जीत में भी कोई विचलित नहीं है। लेकिन बड़ी बात है कि भारत की जो तरक्की है उसकी रफ्तार इसी कदर रहनी चाहिए। जो लोगों ने आस्था दिखाई है, भरोसा दिखाया है, वो मोदी का भरोसा है और उसको अध्यक्ष के नाते से नितिन नवीन लीड करते हैं। उन्होंने ये श्रेय भी नितिन नवीन को दे दिया है कि जब वो बनकर आए हैं तो ये बड़ी जीत हुई है। बिहार जीते हैं, बंगाल जीते हैं, तो मैं समझता हूं कि एक माननीय प्रधानमंत्री जी मोटिवेटर हैं, एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अग्रदूत हैं। उन्होंने ये साबित किया है कि भारतीय जनता पार्टी, अगर आप ब्रह्मपुत्र को प्रणाम करेंगे, अगर आप अंग बंग और कलिंग की बात करेंगे, अगर आप ये कहेंगे कि गंगा वहां से गंगोत्री से लेकर और बंगाल के खाड़ी में जब जाती है तो वहां पर पूरी तरफ कमल की सरकार है। और कमल करेंगे, ये भी जिक्र किया उन्होंने, यानी कि अब तो बिहार भी है, पश्चिम बंगाल भी है और उड़ीसा भी है, बीजेपी का ही है। बहरहाल स्वर्णिम जी देखिए, केरलम के अलावा कहीं से कोई अच्छी खबर कांग्रेस के लिए नहीं थी, लेकिन केरलम में भी एक प्रचंड जीत है, उसे भी नकारा नहीं जाता। इसके लिए कांग्रेस जरूर बधाई के पात्र है, जिस तरह से वहां पर मेहनत की गई। लेकिन तमिलनाडु में उम्मीद थी, हुआ नहीं। अब कांग्रेस के आगे की रणनीति क्या है, क्योंकि जब हर तरफ से हार मिली, लेकिन इसके बाद केरला में एक तरफा सरकार बनाने का मौका मिले, यूडीएफ की सरकार बनी और पूरा भरोसा और उम्मीद भी थी कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस के आगे की रणनीति इन 4 राज्यों की भी मैं बात करूं तो क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने दोनों ने अपनी अपनी टैली में एक और राज्य बढ़ाया है इस चुनाव में। 5 राज्य के चुनाव है, दिन भर जो चर्चा हुई वो बंगाल चुनाव को लेकर के होती रही, लेकिन केरलम को सब भूल गए। प्रचंड जीत कांग्रेस को वहां मिली है और भारतीय जनता पार्टी, उनके सब तमाम नेताओं का किसी का जादू वहां चला नहीं, ना तमिलनाडु में चला। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े दावे किए थे, AIADMK के साथ भी मिलाया, सारी चीजें की, और लेकिन
जो एक उभरता हुआ सितारा जो आज जीत की ओर आगे बढ़ रहा है, उसको जनवरी से जिस तरह से प्रताड़ित करना चालू किया, उस सिंपैथी की लहर में उसने वहाँ बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी और जो ये नीतियाँ हैं उनको नकारने का काम वहाँ पे स्टेट में हुआ। रही बात बंगाल की, बंगाल में लंबे समय बाद कांग्रेस पार्टी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ा था। आगे जो भी हमें वहाँ पे संगठन बनाने का मौका मिला चुनावों के माध्यम से, लोग वहाँ पे खड़े हुए, जो समर्थन मिला या नहीं मिला उसके लिए हम आभारी हैं बंगाल की जनता के, हम आभारी हैं पुडुचेरी की जनता के, आसाम से लेकर केरल तक सब ने जिसने हमें समर्थन दिया हम सबके आभारी हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा के साथ लड़ी, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा दमखम लगाया। उस दम के पीछे चाहे ममता बनर्जी चुनाव लड़ी तो राज्य सरकार का दम था, केंद्र सरकार का दम भारतीय जनता पार्टी के साथ था, और सब ने मिलकर के वहाँ पे चुनाव अपने हिसाब से अपने जिस एजेंसी को जितना यूज़ कर सकते थे करते हुए वहाँ चुनाव लड़ा। कांग्रेस पार्टी ने जहाँ भी चुनाव लड़ा अपने दम पर लड़ा, वहाँ पे किसी एजेंसी की सहायता से नहीं लड़ा। और उसके बाद जब हम जीत करके आते हैं तो निश्चित रूप से ये हर्ष का विषय है। और लेकिन ये क्यों लगता है कि पश्चिम बंगाल में सब एजेंसियों का इस्तेमाल, या चलिए पावर का मिसयूज आप कह रहे हैं, लेकिन वोट तो आम जनता ने ही डाला है, और इतना इसमें पावर क्या कर सकता था? इतना क्या पावर कि एक तरफा आप 207 सीटों पर जीत दर्ज कर रहे हो? वहां पे आपको नहीं लगता मुद्दे भी थे? क्योंकि राहुल गांधी तो खुद इस बात को स्वीकार करते, उन्होंने सवाल ममता बनर्जी पर, उनके शासन पर उठाया। नहीं, तमाम मुद्दे थे। मैं तो एक राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बंगाल की। बंगाल में तो जो हुआ, अभी 27 लाख वोटर है, उनका वोटिंग राइट रहेगा नहीं रहेगा अभी ये ट्रिब्यूनल में है। चुनाव से पहले निर्णित होना चाहिए था, लेकिन अभी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अब जो भी है स्थितियां हैं। हमने तो ये भी देखा कि ममता बनर्जी का जो चुनाव संचालन कर रही थी एक एजेंसी, वहाँ पे उनको अपना बोरिया बिस्तर समेट के भागना पड़ा। 13 दिन पहले गिरफ्तार हुआ आदमी जो उनका संचालक था, बाद में उसको कोर्ट में कहा गया कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। चुनाव में जब वोट डल गए उसके बाद वो बेल मिल गई उसको। खैर ये सब चीज़ चलती रहती है। जब विजय लड़े तमिलनाडु में, क्या हुआ? उनकी एक मल्टी स्टारर फिल्म करोड़ों रुपए की बनी हुई थी, उसको नहीं दिया सेंसर का सर्टिफिकेट। दिल्ली में सम्मन बुला करके चक्कर काटते रहे, FIR थी नहीं, CBI लेकिन सम्मन देती रही। तो ये सब चीजें सबने देखी हैं, और इन सब का कभी ना कभी कहीं ना कहीं जवाब मिलता है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिला क्योंकि बंगाल में वास्तव में ये बात सही है कि दोनों ही पार्टियों का नेचर जो गवर्नेंस का था एक ही था। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में शासित थी, लेकिन जो ममता बनर्जी की TMC थी उसने भी वहाँ पे किसी प्रकार से लोगों को भयाक्रांत करने के लिए या लोगों के बीच क्या कहना चाहिए, उनकी जो पार्टी ने जिस तरह से गुंडागर्दी करी, दादागिरी करी, इसके खिलाफ रिएक्शन था जो आना था सामने। हाँ, अगर सभी वोटरों को वोट डालने का अवसर मिल जाता तो ये एक बेहतर बात होती, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा होता। जो 91 या 97 लाख जो वोट जो है, अगर ऐसा होता तो तस्वीर कुछ और हो सकती थी, जो भारत के लिए अच्छी होती, लोकतंत्र के लिए अच्छी होती। चुनाव में जो परिणाम क्या होता क्या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो परिणाम है भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत की, उनको मिला। आगे हम मेहनत करेंगे, हमारी जो कमियां रही, जो संगठन जिस तरह से हमें बढ़ाना है, सीख मिली है, उसको बढ़ा करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है सुभाष जी, इस जनादेश को कैसे देखें आप? क्योंकि देखिए सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन अब ये तय करना है कि इन राज्यों का भविष्य आगे क्या है। क्या वाकई में ये जो जनादेश है वो स्थिरता का है या सिर्फ परिवर्तन का? ये मोटा मोटी जो आपने बात कही है, लगता परिवर्तन की तरफ है। भारत का जो आम जनमानस है वो एक्चुअली कुछ नई उम्मीद देखता है। हर चुनाव में हम ये देख रहे हैं कि वो उम्मीदवार को लेकर ज्यादा उम्मीद से जुड़ा हुआ रहता है कि ये कुछ करेगा। आप देखिए जरा कि ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की यदि हम बात करें, जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, तो अरविंद केजरीवाल जैसा एक शख्स आता है राजनीतिक क्षितिज पर, और वो कुछ ही दिनों में फेड हो जाता है। ये जैसे भी तमिलनाडु की बात है, वहां जो एक्टर विजय ने जीत हासिल की है, ये वही उम्मीद है जनता की। वो मेन स्ट्रीम पार्टीज को देख चुकी हैं। ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स क्यों असर करती है, क्यों उभार पर आती है, उसका कारण एक ही देखने में आता है कि जनमानस जो है वो अपना कल्याण देखता है, और वो कल्याण उसको कहीं मिल नहीं रहा है। सन 46 से हम देख रहे हैं कि अंग्रेज के जाने के बाद में कांग्रेस ने जिस तरह प्रचार किया कि अंग्रेज ने लूटा है, ये किया, लेकिन कांग्रेस भी वो चीज डिलीवर नहीं कर पाई जिसके लिए उम्मीद में जनता थी। और फिर ये आपके सामने क्षत्रिय पार्टियां आई, फिर बीजेपी का अभ्युदय सामने आया, और आज की तारीख में बीजेपी भी जो है वो मोटा मोटी तौर पर कांग्रेस की उसी विरासत पर चल रही है। वही आप देखें जरा, वही सोशलिस्ट पॉलिसी, जन कल्याण की बजाय ये जो जन लुभावन है, लोक लुभावन जो है, लोक कल्याण कम है, लोक लुभावन बातें ज्यादा है। बंगाल में भी अभी आपने देखा महिलाओं को जो 3000 रुपए की बात। अब आप बताइए जरा कि इंफ्रा का बजट हमारे पास है नहीं, हम लोक लुभावन की योजनाएं इतनी घोषणा कर देते हैं, और उसके बाद होता क्या है?
जनता को आखिर में वही नाउमीदी मिलती है, और नाउमीदी का जो असर आएगा वो आपके सामने आने वाला है। ये क्षत्रिय दल ऐसा नहीं कि खत्म हो गए हैं, जहां आप इशारा कर रही हैं कि इन स्टेट्स का क्या होगा, ऐसा नहीं है कि ये एक पूरा भारत जिसको अटक से कटक तक बात की जाती है बहुत अच्छा हो, यदि उन्हीं अपेक्षाओं पर, उन्हीं उम्मीदों पर जो कोई जमाने में कांग्रेस के हाथों सौंपी थी जनता ने, वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में यदि सौंप दी जाती है, मैं तो कहता हूं कि सार्क देशों में भी यदि भारतीय जनता पार्टी चुनाव करवा ले तो अच्छा हो जाए और ये एकदम एकजुट विकास की बात हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। धरातल पर जो चीजें दिख रही हैं, आप मुझे बताइए कि बंगाल में 27 साल तक कम्युनिस्टों के प्रति जनता ने अपना वो रुझान दिखाया कि भाई कम्युनिस्ट क्या पता एक नई फिलोसॉफी के साथ आ रहे हैं, क्या पता कार्ल मार्क्स ने जो कहा है वो धरातल पे आ ही जाएगा और वो कम्युन सिस्टम जो है वो धरा को स्वर्ग बना देगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लूटपाट की राजनीति शुरू हुई और ममता बनर्जी ने जिस तरह से वहां पर अपनी राजनीति की शुरुआत की और कम्युनिस्टों के शासन को उखाड़ फेंका, किन वादों पर, वो वादे ममता ने एक भी नहीं पूरे किए अपने 15 साल के अंदर, और वही काम जो कम्युनिस्टों ने किया वही टीएमसी ने किया, वही सिंडिकेट बन गई टीएमसी की भी। अभिषेक बनर्जी तो एक मोहरा है, एक्चुअली सिंडिकेट बनती कहाँ है, कम्युनिस्टों में आपने देखा कि वही सिंडिकेट काम कर रही थी। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी यदि इस सिंडिकेट कल्चर से बच पाई अगले 10 सालों में तो ये बात बनेगी कि भाई हाँ, ये दो पार्टीज का, जैसा कि भाई अभी हमारे को-पैनलिस्ट कह रहे थे कि टू पार्टी सिस्टम का, टू पार्टी सिस्टम कहाँ है? टू पार्टी सिस्टम उन्हीं देशों में है जहां की जनता। ठीक है सुभाष जी, आपने जो चिंता व्यक्त की, जो सवाल उठाया वो लाजमी भी है कि जिसलिए टीएमसी आई और उसके बाद टीएमसी भी उसी रंग में रंग गई, तो क्या बीजेपी जो वादे के साथ आ रही उसे पूरा करती है या नहीं करती, कहीं वो उसी रंग में न रंग जाए। और ये जरूरी भी है क्योंकि बात यहाँ पर भरोसे की हुई है और भरोसे पर खरा उतरने के बाद खुद मोदी की गारंटी की बात यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, तो ऐसे में उम्मीद बहुत ज्यादा है। इस बीच बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक चल रही है, दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी और अमित शाह बैठक में मौजूद है। जीत के बाद ही काम में लग चुकी है बीजेपी। नितिन नवीन, जेपी नड्डा, बीएल संतोष भी इस बैठक में मौजूद है। बैठक में चुनाव नतीजों को लेकर यहां चर्चा हो रही है। पश्चिम बंगाल किस तरह से प्राथमिकता में है, तस्वीर बदलने की बात, भरोसे की बात, भयमुक्त पश्चिम बंगाल बनाने की बात है। और अब यहां संबोधन के बाद, जश्न के बाद बैठक जारी है। पीएम मोदी और अमित शाह इस बैठक में मौजूद है। नितिन नवीन, जेपी नड्डा और बीएल संतोष भी बैठक में शामिल है। तो चलिए, बैठक का दौर यहां चल रहा है और भी तस्वीरें दिल्ली से आएंगे। लेकिन एकलव जी, हम लगातार बात कर रहे थे, जब 2 चरण में वोटिंग पश्चिम बंगाल में होती है या बाकी के 3 राज्यों में भी 1-1 चरण की वोटिंग होती है और उसके बाद वोटिंग परसेंट आता है, उसके बाद ही लग रहा था कुछ तस्वीर यहां पर बदलेगी। काउंटिंग यहां पर शुरू होती है और उसके बाद जब एग्जिट पोल आते हैं तो वो जब बयां करते हैं तस्वीर, तो उसमें भी किसी को भरोसा किसी को नहीं। लेकिन कमोवेश पश्चिम बंगाल की तस्वीर अलग लग रही थी, तमिलनाडु की अलग। हम सब पश्चिम बंगाल जी, ये रिएक्शन है ममता बनर्जी का और अलग अलग तस्वीरें भी हमने देखी। लेकिन मेरा सवाल ये है, पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से फोकस था, लेकिन एक बड़ा बदलाव तमिलनाडु में भी देखने को मिला। शायद उतनी बात उसकी नहीं हो रही। एक नई पार्टी आती है, आने के साथ ही इतना बड़ा मैंडेट लेकर आ जाती है, ये क्या मैसेज दे रहा है अगर हम रीजनल पार्टीज को लेकर बात करें तो? वही मैं कह रहा था श्वेता जी, देखिए एक बात को समझना जरूरी है कि देखिए ये जो रीजनल पार्टीज का ये वाला जो अभी हमने ममता जी का चेहरा देखा ना, ये इसी तरह के अलायंस पार्टनर्स हैं जो खुद तो डाउन जाते हैं लेकिन अपने साथ कांग्रेस को डाउन लेके जाते हैं। मैं समझता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 3 बार का कार्यकाल कंप्लीट करी हुई मुख्यमंत्री, क्या उनको सिस्टम की नॉलेज नहीं है कि किस तरह से इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है? यदि अगर कोई अनियमितता दिखाई दी है तो देश के सबसे बड़े वकील इनके पेरोल्स पे हैं। इनको जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के पास, अपना रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए चुनाव आयोग के पास। अगर वहां भी समस्या हो तो सुप्रीम कोर्ट में जाएं। ये रिएक्शन क्या जो नहीं, ये तो मैं क्या कह सकता हूँ श्वेता जी, जैसे बच्चे नहीं होते थे कि मेरे साथ चीटिंग हो गई, मेरे साथ चीटिंग हो गई, मैं नहीं हारा, मैं नहीं हारा। ये उस तरह का रिएक्शन है, और क्या कहा जा सकता है। बट ऑन अ सीरियस नोट श्वेता जी, देखिए मुझे जो लगता है ना, एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अभी जैसे हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी अपने साथ नितिन नवीन जी को लेके चल रहे थे, एक तरह से अपने यंग लीडरशिप को मोटिवेट करने के लिए। मंच पे भी आपने देखा होगा कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का भी स्थान था, राजनाथ सिंह जी का भी स्थान था, अमित शाह भी थे साथ। नहीं, मैं बस यहीं पे आ रहा था कि मुझे ऐसा लगता है, देखिए अब अमित शाह
अगर गृह मंत्री हैं और नरेंद्र मोदी स्वयं प्रधानमंत्री हैं, तो ये सब जो बाकी के पद हैं उस पे किसी ना किसी को तो पदभार संभालना पड़ेगा। बट सच्चाई ये है कि 2014 ऑनवर्ड्स ये जो भाजपा है, ये इसके मार्गदर्शक, रणनीतिकार, सूत्र संचालक इन्हीं दोनों की जोड़ी है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। ये जो हम आज परिणाम देख रहे हैं श्वेता जी, मुझे लगता है कि इनकी स्ट्रैटेजी को समझना बहुत जरूरी है। 2014 में जब अमित शाह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला, तो उसके बाद उनका जो इमीडिएट फोकस था वो था 2017 में यूपी के चुनाव जीतना, और इसीलिए 2016 में इस तरह के परिणाम हमें बंगाल में नहीं दिखाई दिए। परंतु 2016 से 2021 की यात्रा में उन्होंने 3 से 77 तक का सफर तय कर लिया था, और आज और 5 साल में 2026 में वो कहां पहुंच गए हमने देखा। तो अब मैं बताऊं श्वेता जी कि जो हम दक्षिण के राज्यों की बात करते हैं ना, कि वहां तो कोई जादू नहीं चला, कुछ नहीं हुआ। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो नंबर्स के हिसाब से नहीं खेलती, वो अपनी विचारधारा के हिसाब से ही उस पे बिना समझौता किए चलती है। आज ऐसा हो सकता है कि हमें भाजपा का प्रेजेंस वैसा नहीं दिखाई दे रहा हो, क्योंकि हम नंबर ऑफ सीट्स देख रहे हैं, वोट शेयर नहीं देख रहे। आने वाले समय में 15 वर्ष 20 वर्ष लगे, लेकिन बिना विचारधारा के पे समझौता किए जब कोई जनता के बीच में जाता है तभी इसी तरह के परिणाम मिलते हैं। और 15 वर्ष 20 वर्ष बाद दक्षिण राज्य में भी अगर भाजपा को, मुझे लगता है कि ऐसे परिणाम मिले तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और जहां तक तमिलनाडु की बात है ना श्वेता जी, मैं तो टोटली कन्विंस्ड हूं इस बारे में कि इसी देश का हिस्सा है ना तमिलनाडु, और इस देश में यदि अगर कोई डीएमके के जो चीफ मिनिस्टर हैं स्टालिन, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने जो एक बात कही कि सनातन धर्म का समूल नाश, मैं समझता हूं कि इस देश की कोई जनता कभी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे कोई विचारधारा हो। लेकिन जब इस तरह का कुछ होता है तो उसे जो ऑल्टरनेटिव चाहिए होता है। बीजेपी में और एआईडीएमके में आज उस फेस की कमी थी, जो जया ललिता जैसे फेस की, तो उसके कैटलिस्ट मुझे लगता है कि बने विजय जोसेफ, जो कि टीवी के हैं। तो उनके पास ये अपॉर्चुनिटी थी, अपने आप को एक आम आदमी की तरह उनने जिस तरह से अपनी एक पोजीशन स्टैब्लिश करी है तमिलनाडु में अपने फिल्म्स के थ्रू, तो वो इस आक्रोश के कैटलिस्ट बने, और उसीलिए मुझे लगता है कि हमें परिणाम। और इसके अलावा कोई आधार उनका नहीं था कि उन्होंने कोई मेहनत की या पार्टी में या लोग जुड़े, या सिर्फ वो एक फेस थे और दूसरा ऑप्शन चाहिए थे वहां की जनता को, और उस रूप में टीवी के और था, ऐसा नहीं है। जैसे कि नेशनल मीडिया में भी उनको इतना कवरेज नहीं मिला, बट परंतु मतलब अगर आप इनकी डिटेल में जाएंगे तो लगभग करीब 3 वर्ष से वो ऑलरेडी एक संगठन स्टैब्लिश करके बहुत डीपली कम से कम अर्बन सेंटर्स में काम कर रहे थे। और ये जो मतलब रूरल एरियाज में भी जो उनको वोट मिला है वो तो बिना मतलब ग्रास रूट पेनिट्रेशन के मिल ही नहीं सकता। तो अन्य फैक्टर्स भी थे, परंतु मैं समझता हूं जो सबसे मेन फैक्टर था वो वही कि डीएमके के अगेंस्ट जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसको कैटलिस्ट, जैसे 2014 में भी श्वेता जी जो कांग्रेस के अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी थी, उस गुस्से को मतलब एक तरह से हार्नेस करके उस वेव को किसी को राइड तो करना पड़ेगा ना, तो वो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व था जो भाजपा को इस तरह से। एक कमेंट इसमें जरूर चाहेंगे सुभाष जी, क्या ये परिवर्तन है, ये सिर्फ परिवर्तन के तौर पर देखें तमिलनाडु में जो हुआ? तमिलनाडु की जनता बेसिकली जो समझ में बात आ रही है अभी दूर से कि डीएमके और एआईडीएमके दोनों के अलग अलग नारे हैं, और डीएमके जिस पेरियार के रथ के ऊपर रही है वो अब मतलब फ्यूज होता नजर आ रहा है, फेड होता नजर आ रहा है। और जहां तक एक्टर विजय की बात है, एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। जहां तक धर्म की बात है वहां ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। ये बात अलग रहेगी, देखिए कि जो हिंदी बेल्ट है इसमें बाइपोलर होने में और हिंदू वोट का जागरण होने में टाइम लगा। पहले कांग्रेस हिंदू पार्टी कहलाती थी, बाद में ये आरएसएस ने थ्रू कांग्रेस से कट किया। अब लेकिन धीरे धीरे हो क्या रहा है कि नॉर्थ ईस्ट और साउदर्न जो हमारी स्टेट है, यहाँ पर कभी भी आप देखिए कि धर्म पर बाइपोलर नहीं हुआ है। केरल जैसे, तमिलनाडु जैसे स्टेट है, या अरुणाचल मिजोरम जैसे स्टेट है, लेकिन अब धीरे धीरे हो क्या रहा है कि वहां पर भी ये बाइपोलर सिस्टम बनता जा रहा है। हिंदू मुस्लिम या हिंदू ईसाई का कार्ड चल रहा है। ऐसे में ये जो बात कही गई है कि स्टालिन के बेटे ने क्या कहा, इसका असर शायद रहा हो, लेकिन वो फिर विजय की पार्टी को शायद न मिलता और वो आरएसएस बीजेपी को मिलता उसका फायदा। लेकिन विजय का जहां तक मेरे को लग रहा है टोटल चेंज और नई उम्मीद की राजनीति की
दरकार जनता सोच रही है। ठीक है, और ये उसी लगा। में खरे उतरे विजय, उसका फायदा मिला कि सेंचुरी पार सीट्स यहाँ पर उनको मिली है। तमिलनाडु में एक बड़ा परिवर्तन, जो कि एग्जिट पोल भी नहीं बता रहे थे। बहरहाल चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन चर्चा के लिए मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। सुभाष जी, फाइनल कमेंट चाहूंगी, और अहम सवाल मेरा सीएम फेस को लेकर, पश्चिम बंगाल और केरला। केरला तो कांग्रेस को डिसाइड करना है, और राहुल गांधी जिस तरह से भाई वहां केसी वेणुगोपाल की चलेगी, इसमें कोई शक नहीं। और हो सकता है कि चर्चाएं जिस तरह की है, केसी वेणुगोपाल भी जाना चाहें। अब ये बात अलग है कि कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप उनको वहां से जाने देगी या नहीं देना, क्योंकि आज की तारीख में कांग्रेस का जो थिंक टैंक मान लीजिए या ब्रेन मान लीजिए, वो केसी वेणुगोपाल को माना जाता है, इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। तो ऐसे में मुझे कम लगता है कि उनको यहां से शिफ्ट किया जाएगा। जहां तक पश्चिम बंगाल की बात है, तो ऑब्वियस बात है, शुभेंदु अधिकारी जैसा व्यक्ति जो लगातार संघर्ष कर रहा है और ममता बनर्जी से लड़ा है, पिछली बार भी हमने देखा कि बहुत कड़ी चुनौती दी। ये शुभेंदु अधिकारी की दम थी कि वो सिटिंग सीएम के खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत करते हैं। और ये बात अलग है कि इस बार भवानीपुर से उनको ट्रेल होना पड़ रहा है, लेकिन पिछली बार नंदीग्राम में उनकी ताकत सबने देखी है। तो इसमें तो कोई अब शक बचा नहीं है कि शुभेंदु अधिकारी की सीएम लीडरशिप को लेकर कोई सवाल खड़े हों। अब भारतीय जनता पार्टी कोई नया प्रयोग करना चाहती है, कोई और भी ज्यादा अभिनव प्रयोग की तरफ जाती है, तो ये मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के साथ घाटे का सौदा होगा। शुभेंदु अधिकारी चूंकि टीएमसी की कार्यप्रणाली को जानते हैं, लोकल हैं, लोकल भाषी हैं, लोकल उनको सपोर्ट भी है, लोकल उनका सपोर्ट चैनल भी जबरदस्त है। और जो भारतीय जनता पार्टी को अब टीएमसी या कम्युनिस्टों की जो एक धारा रही है, परंपरा रही है, उसको यदि नेस्तनाबूद करना है, तो उसके लिए शुभेंदु अधिकारी से कॉम्पिटेंट आदमी कोई आज की तारीख में सामने नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, स्वर्णिम जी, केरला की बात करें, क्योंकि अब सरकार वहां पर बन गई, लेकिन कांग्रेस में क्या एक नाम तय होते ही सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, या ज्यादा वक्त या ज्यादा इंतजार तो सीएम के लिए नहीं करना होगा? देखिए, कांग्रेस के वहाँ पे जो लेजिस्लेटर्स जीत के आए हैं, उनकी मीटिंग जल्दी 1-2 दिन में आज हो जाएगी, कल या परसों में। क्योंकि जो ऑब्जर्वर्स हैं और जो हमारे जो वहाँ पे चुनाव में लगे हुए थे सारे लोग, वहाँ पे वहाँ पहुँचना चालू हो गया है। और आपस में बैठ के कंसेंसस से जो भी हमारा विधायक दल का नेता होगा, वो आपस में वहीं तय होगा, पर्ची भेज करके नहीं होगा। ठीक है, एक कमेंट इस पर जरूर। मनीष जी, पश्चिम बंगाल में क्योंकि बीजेपी के लिए कहा जाता है कि कोई भी चेहरा जो रेस में होता है, नजर आता है, उसे वो जिम्मेदारी दी नहीं जाती है, कुछ नया ही होता है, लेकिन क्या ऐसे कोई रिस्क पश्चिम बंगाल में बीजेपी लेगी? नहीं, तीनों जगह पे जो यहाँ ये बात कर रहे हैं, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में विधायक दल की बैठक में फैसला हुआ। दूसरी बात, जो पश्चिम बंगाल में लीडर बनेंगे, आप शुभेंदु अधिकारी हो सकते हैं, कोई दो राय नहीं है, वही लगते हैं, लेकिन फैसला विधायक दल की बैठक में होगा। जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो यही तय करती है। माननीय मोदी जी की जो कार्यप्रणाली है उसमें भी ये है कि वो जो विधायक दल की बैठक में नाम प्रस्तावित करेंगे, उनके नाम भी आपको मिलेंगे। इन्होंने प्रस्तावित किया, इन्होंने इनको बताया, अब वहां से जो लोगों से पूछ के राय शुमारी करके वहां बैठे लोगों से लिख लिया, उसको आपको दे दिया। अल्टीमेटली प्रणाली कोई भी हो, लेकिन विधायक दल की बैठक में ही लीडर तय होता है। भारतीय जनता पार्टी की सारे स्टेट्स में ऐसा हुआ है। और जैसे ये बात भी है कि 2013 में लोकसभा के चुनाव को लीड करने वाले व्यक्ति का नाम तय हुआ, माननीय मोदी जी। और मोदी जी ने पूरे इलेक्शन को लीड किया और प्रधानमंत्री होने वाले हैं, ये भी हुआ। लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक में ये तय हुआ कि माननीय मोदी जी ही प्रधानमंत्री होंगे, और उसमें सबके सिग्नेचर है। इसी तरह से जो लोकसभा के सांसद है, जिनकी बैठक हुई सांसद दल की, उसमें पर्यवेक्षक आए और उन्होंने जो हाथ उठाकर पूछा तो माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने। पूरी प्रक्रिया के तहत ही उसके बाद ही वो नाम अनाउंस होगा। ये बीजेपी में ये सब जगह यही हुआ। नहीं, उन्होंने तय किया। अगर उनमें से एक आदमी हाथ खड़ा करके कहेगा कि ये नहीं होना चाहिए, तो उसका वीडियो तो बना ही लोगे ना। ठीक है, ये कहना चाहता हूँ। राजस्थान में वीडियो दूसरा देखा था इंटरेस्टिंग बात है श्वेता जी, डिसिप्लिन है। जब इस तरह के क्लेम्स चाहे भाजपा करे चाहे कांग्रेस करे, इस तरह के जब क्लेम्स होते हैं ना, तो मुझे लगता है कि मतलब जनता के बीच में बड़ा बेकार संदेश जाता है। वो ऐसा लगता है कि जैसे जनता को समझते हैं कि उनमें कोई सहज बुद्धि है ही नहीं कि कैंडिडेट सिलेक्शन होता कैसे है। लेकिन देखिए, जो भी है ठीक है, एक फॉर्मल प्रक्रिया होती होगी। जब होगा, देखिए आने वाले वक्त में जब होगा, बैठक होगी, नाम तय होगा, वो भी। लेकिन मेरा सवाल विक्लव जी आपसे एक है, पश्चिम बंगाल को लेकर अभी जो एक बात यहाँ पर सुभाष जी ने भी कही कि
कम्युनिस्ट को उखाड़ फेंका टीएमसी ने। इसके बाद जब टीएमसी आई तो टीएमसी से जो उम्मीदें थी वो नहीं पूरी हो पाई, उसके बाद उसको भी हटाया बीजेपी ने। बीजेपी के क्या वो एकमात्र चेहरा शुभेंदु अधिकारी है? क्योंकि और कोई आसपास नजर नहीं आ रहा है जिसको कमान सौंपी जाए और पश्चिम बंगाल जिस भरोसे के साथ कमान बीजेपी को सौंपी गई उसे आगे ले जाया जाए, पूरा हो सके। क्या आपको कोई और नाम नजर आता है? देखिए श्वेता जी, मुझे तो दूर दूर तक कोई और नाम नजर नहीं आता। और मेरा इनफैक्ट चाहे यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी हों और चाहे केरला के सीएम के कैंडिडेट की हम बात करें, ये एक यूनिक स्थिति है जहां पे मेरा सजेशन तो दोनों लीडरशिप को सेम ही है। दोनों स्टेट्स में जनता की अपेक्षा ये है कि एक ऐसा व्यक्ति सीएम चुना जाए जो जिसे कहते हैं कि एक कुशल प्रशासक हो, जो कि जिसकी कार्यकर्ताओं में और जनता के बीच में स्वीकार्यता हो। और जिस तरह से हमने योगी आदित्यनाथ, जो कि भले ही आरएसएस की पृष्ठभूमि से नहीं थे, और जिस तरह से हिमांत बिस्वा शर्मा, जिस तरह से वो कांग्रेस से आए, लेकिन जब इन दोनों को मुख्यमंत्री का अवसर मिला तो दोनों ने जो प्रशासन देके जनता में जो अपनी जिसे कहते हैं कि पॉपुलैरिटी बनाई है, मैं समझता हूं कि दोनों ही जगह केरला को, क्योंकि 10 वर्ष केरला ने लेफ्टिस्ट का शासन झेला है और 15 वर्ष बंगाल ने टीएमसी का कुशासन झेला है। दोनों स्टेट्स डिजर्व करते हैं कि यहाँ को इनको एक कुशल प्रशासक मिले। एक चीज एकलव्य जी ने जो उठाई है, ये बहुत चारित्रिक बात कही है जो राजनीति में आजकल दिखाई नहीं दे रही है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि पर्ची की सरकार है। 98 में अशोक गहलोत विधायक भी नहीं थे, कहीं कोई दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो केंद्र ने तय कर दिया। जो एकलव्य जी ने बात उठाई कि ये बातें न करें पार्टीज, महात्मा गांधी ने जिस तरह से नेहरू का नाम थोपा है उसमें कौन से साइन थे? तो ये सबको पता है कि भाई कांग्रेस ने कल्चर जो दी है वो आज भारतीय जनता पार्टी भी उसी कल्चर पर जा रही है। तो ये बात ना करें पॉलिटिकल पार्टीज कि हम विधायक दल की बैठक करेंगे, उसमें चेहरा बनाएंगे। मेरा यहाँ पे प्रश्न है, मैं आपको निवेदन करूं, बाय द वे मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता के नाते यहाँ हूं, लेकिन ये एक एकेडमिक क्वेश्चन आप बताइए, एक भी व्यक्ति अगर खड़ा होके कहे कि मुख्यमंत्री एकलव्य को होना चाहिए तो उसका वीडियो तो दिखा दो आप। तो अगर ये है ही नहीं तो आप कर क्या रहे हो? आप हवा बना रहे हो, आप सोच रहे हो, आप संदेह बना रहे हो, बादल आपके मन में है कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। ये कोई टीवी कैमरे में चलाने के लिए, चैनल चलाने के लिए मुख्यमंत्री करना चाहता हूँ। माननीय भजनलाल जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, एक भी आदमी ने कहा आपको? सबने कहा कि बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री हैं, ही इज डूइंग वेरी गुड, ही इज डूइंग वेरी गुड वर्क। मैंने नायब सैनी जी की बात कर लो, सबको पता है कि इसके पीछे कहानी क्या है, ये सबको पता है। नायब सैनी जी की बात कर लो, He's a new chief minister, but he's a good chief minister. सबको पता है। मैं आपको कहानी क्या है? आप बताओ ना, you don't have any single illustration towards क्या किसी ने कहा कि वसुंधरा जी is a bad chief minister? क्या किसी ने कहा कि शिवराज सिंह is a bad chief minister? देखिए श्वेता जी, एक बात समझनी पड़ेगी, हम ये नहीं कह रहे ये बीजेपी का एक रणनीति है, ये गलत बात सर, ये कोई कह ही नहीं रहा। डिसिप्लिन ने डर भी होता है, गलत ले रहे हैं। देखिए भजनलाल जी तो पहली बार 2028 में प्रूव करेंगे इस जनता के समक्ष जब जाएंगे कि उन्होंने कैसा प्रशासन दिया है। लेकिन श्वेता जी, और इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं समझता हूं कि जिस पार्टी का जो विजन ले डाउन कर रहा है, जो सूत्र संचालक है, जो नरेंद्र मोदी की लीडरशिप है, तो इनका ये पूरा अधिकार है कि वो तय करें कि भाई उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अलग अलग स्टेट्स में वो कौन होंगे। ये कह देना कि विधायक दल मोहन यादव जी के लिए कहिए। ठीक है चलिए सर, वक्त हो रहा है। देखिए अब इस पर नहीं जाते। ये जिन राज्यों में भी हुआ, देखिए ऐसा कुछ नहीं कि एक नाम लाया गया और उसे थोप दिया गया, ये कहीं नहीं होता है। अगर कोई नाम फाइनल भी होता है तो उसमें सबकी सहमति बनती है। तो इसमें ये नहीं कहे कि किसी ने एक नाम लाया और यही सीएम होंगे और सब चुप हो गए या पीठ पीछे कोई कुछ कह रहा है, ये ऐसा नहीं है। ये किसी भी नहीं है, ये किसी भी नहीं है। लेकिन बार बार इस चीज को नहीं, लेकिन बार बार इस चीज को ना दोहराएं। जनता भी समझती है, आम जनता भी समझती, जो पॉलिटिक्स का पी भी नहीं समझता वो भी समझता है कि चलो ठीक है, सामने क्या आ रहा है, कैसे नाम तय हो गए हैं और कौन इसको कमान। जनता को तो मतलब इससे कि किसे कमान सौंप दी गई है और वो कैसे राज्य को चलाएगा, जिस पर भरोसा करके हमने आपको भेजा है, यही है। इसके अलावा पार्टी के अंदर किसको कमान सौंपी गई, कौन साथ आ रहा है, कौन मुंह बना रहा है, कौन यहां पर अलग जा रहा है, इससे किसी को मतलब नहीं है सर, इससे किसी को मतलब नहीं है। और अच्छी बात है कि जब आज 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं और सबके लिए कह सकते हैं खुशी वाली बात है, केरला में कांग्रेस यहां पर खुश है, बीजेपी को तो प्रचंड बहुमत यहां मिल ही चुका है, पश्चिम बंगाल में तीसरी बार असम में सरकार बनाने में कामयाब रही, पुडुचेरी में एनडीए की गवर्नमेंट यहां पर बन रही है।
तमिलनाडु की बात कर ले, नई पार्टी आती है और वो सरकार बनाती है, तो युवाओं का जितना भरोसा है उस पर कितना खरा उतरेंगे। अब चैलेंज यहां पर आम जनता का नहीं है, 5 साल के लिए उन्होंने सौंप दिया है, अब आप लोगों पर है जो जीत कर आई है पार्टी कि वो कौन सा चेहरा लेकर आती है, किसे कमान सौंपती है और कैसे जो वादे किए गए हैं, जो मैनिफेस्टो में कहा गया उसे पूरा करती है, कैसे उन राज्यों की तस्वीर बदलने का काम करती है, जो वादे किए गए वो उसे पूरा करती है बिना कोई अंदरूनी गतिरोध के। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि बाद में 5 साल कुछ और देखने को ना मिले। और इसी उम्मीद के साथ अब इंतजार जरूर है कि देखिए जनता ने तो यहां पर तय कर दिया है किसे कहां क्या जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, लेकिन अब चेहरा कौन होता है उस पर भी नजर रहेगी। और इसके बाद जब पहली बैठक होगी तो कौन से राज्य के हित में फैसले लिए जाते हैं महत्वपूर्ण ये भी रहेगा, तो उसके लिए भी इंतजार करते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।